नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ नया सवेरा का ये बहुत ही खास अंक लेकर हम हाजिर हैं। खास इसलिए क्योंकि अगले 1 घंटे में आपको मिलेंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स और अगले 1 घंटे तक आपके साथ रहूंगी मैं जया सिन्हा और आंचल। शुक्रिया जया। और बात होगी साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ खास कहानियों को लेकर। तो आइए सीधे रुक करते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि सुर्खियों का नया सवेरा में। भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज मध्य प्रदेश दौरे पर। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। इंदौर में विशेष आर्थिक क्षेत्र का करेंगे दौरा। महाराष्ट्र में आज मनाई जा रही है छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के जरिए कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समेत तमाम गणमान्य होंगे शामिल। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में चल रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज भी बैठक में होंगे शामिल। डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक के इतर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से की मुलाकात। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में चल रही 2 दिवसीय Y20 परामर्श का आज अंतिम दिन। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे समापन समारोह में मुख्य अतिथि। आयोजन में 19 विदेशी समेत सैकड़ों की संख्या में प्रतिनिधि शामिल। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक और अच्छी खबर। मई महीने में जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में 12% बढ़कर 1,57,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। डीआरडीओ ने अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 900 किलोमीटर तक है मारक क्षमता। डीआरडीओ ने कहा सभी मापदंडों पर खरा उतरा परीक्षण। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने रचा इतिहास। चौथी बार जूनियर एशिया कप का खिताब किया अपने नाम। रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से दी शिकस्त। इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी ने दबदबा कायम रखते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान रखा बरकरार। आज वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, योगा और जूडो की स्पर्धाएं होंगी आयोजित। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में आज लक्ष्य सेन और किरण जॉर्ज खेलेंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबला। लक्ष्य के सामने होगी मलेशिया के लियोंग जून हाओ की चुनौती। वहीं किरण का सामना फ्रांस के टोमा जूनियर पापोव से होगा। और आइए देखते हैं नया सवेरा में देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, तो बात करते हैं भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की, जो कि आज मध्य प्रदेश यानी हिंदुस्तान के दिल के दौरे पर है। पुष्प कमल का आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही वो इंदौर में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ का भी दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल
पुष्प कमल दहल प्रचंड की अगवानी करेंगे। इससे पहले कल दहल ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों देशों के बीच व्यापार और ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में कुल 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और महाराष्ट्र में आज छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। राज्य सरकार ने रायगढ़ किले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समेत तमाम गणमान्य शामिल होंगे। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में चल रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। केप टाउन में मौजूद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज भी बैठक में शामिल हुए और इससे पहले कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने शुरुआती संबोधन में जयशंकर ने आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बड़े खतरों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि सभी देशों को आतंकवाद के वित्त पोषण यानी फंडिंग और प्रचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। जयशंकर ने यह भी कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से मुकाबला किया जाना चाहिए और इसके किसी भी परिस्थिति में कोई भी बात हो तो माफ नहीं किया जाना चाहिए। बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो सकारात्मक रही। विदेश मंत्री ने अपने ट्वीट के साथ एक फोटो भी साझा की। जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नालेदी पंडोर को आतिथ्य के लिए धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केप टाउन में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान रूस के विदेश मंत्री से चर्चा में द्विपक्षीय मामले, ब्रिक्स, G20 और SCO से संबंधित मुद्दे शामिल रहे। और अब बात करते हैं Y20 को लेकर। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में चल रहे 2 दिवसीय Y20 परामर्श का आज अंतिम दिन। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, स्थायित्व को जीवन शैली विषय पर 2 दिन की Y20 बैठक कल शुरू हुई। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अश्विनी चौबे ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भारत का जो युवा देश है उसके रूप में वो उभर रहा है तो युवाओं को भी भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकृति के संरक्षण के बारे में विचार करने के लिए अमरकंटक से बेहतर कोई स्थान नहीं, क्योंकि यहाँ प्रकृति और संस्कृति दोनों मिलते हैं। इस परामर्श बैठक में 7 देशों के 19 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न समूहों में कई विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। देश भर के 400 से अधिक प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और दीपक जैन इस वक्त हमारे साथ अमरकंटक से जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं दीपक का। दीपक, युवा शक्ति, युवा को सही दिशा अगर देने के यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? प्रकृति है तो प्रगति है, इस लिहाज से क्या अहम एजेंडा रहा इस Y20 बैठक का? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर पूरे इस Y20 की बात की जाए तो कल जो 3 सत्र हुए हैं काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। विभिन्न जो सत्र थे उनमें चाहे सोलर एनर्जी की बात हो, चाहे क्लाइमेट चेंज से किस तरीके से निकला जा सकता है, कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, चीजों को बेहतर से बेहतर किया जा सकता है और आने वाले 2070 तक जिस तरीके से कार्बन उत्सर्जन को लेकर जो कमी लाने की बात की जा रही है, इन सभी चीजों पर कल जो है इस पर बैठक पर चर्चा हुई है। आज की अगर
अगर बात की जाए तो आज का जो मुख्य एजेंडा रहेगा, जो सेशन रहेगा, वो रहेगा कि किस तरीके से इंडिया है, इंडिया की टेक्नोलॉजी है और इंडिया का जो कल्चर है वो किस तरीके से क्लाइमेट को चेंज करने में और किस तरीके से लोगों को आगे बढ़ाने में, जो Y20 देश हैं उनको किस तरीके से बेहतर बनाने में काम करेगा। साथ ही टेक्नोलॉजी का कितना बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब विषयों पर जो चर्चा थी वो कल भी चलती रही और आज जो अंतिम सत्र है उस पर भी इस विषय पर यहाँ पर चर्चा होगी। युवाओं की बात की जाए अगर सबसे बड़ी बात, तो बिल्कुल जिस तरीके से 7 देशों के जो 19 युवा आए हैं उनमें जो उत्साह देखने को मिला काफी ज्यादा था। वो जिस तरीके से वो देख रहे हैं कि यहाँ की प्रकृति भी किस तरीके से बेहतर है। अमरकंटक चूंकि नर्मदा का उद्गम स्थल है और नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी भी है, तो ऐसे में अगर इस चीज को देखा जाए तो उन्होंने इस यहाँ की प्रकृति को भी देखा और साथ ही जो विभिन्न सेशंस में उन्होंने चर्चा करी, काफी उनके लिए उत्साहवर्धक रहा है ये। बिल्कुल, तो ये उत्साहवर्धन कैसे उनको उनके दायित्वों के प्रति और सजग और सतर्क बनाएंगे, इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे दीपक। लेकिन फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही है वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। हमारे साथ Y20 अमरकंटक में जो बैठक चल रही है उस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता दीपक मौजूद है। तो दीपक, क्योंकि यहाँ पर युवाओं के रोल को लेकर जिक्र किया जा रहा है, कैसे इस पूरी बैठक में रूपरेखा को तैयार किया जाएगा, क्योंकि आज अंतिम दिन है, ताकि युवा खास तौर पर प्रकृति, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके प्रति और सतर्क और सजग हों। बिल्कुल, जिस तरीके से युवाओं की बात की जाए तो हम बात कर रहे थे कि 7 देशों से तो जो युवा आए हैं वो हैं ही यहाँ पर। इसके अलावा 400 से ज्यादा युवा जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन सभी को विभिन्न विषयों पर जिन जिन पर बात हो रही है, चाहे हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ कल्चर और कल्चर के साथ किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है उनको लेकर जो जोखिम है उन पर किस तरीके से कार्य किया जा सकता है, उनको लेकर एक रोड मैप जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और ये जो रोड मैप है ये जो सरकार है उसको यहाँ पर उसका मसौदे को सौंपा जाएगा और उससे तैयार होकर कि किस तरीके से युवाओं के लिए जो बेहतर से बेहतर नीति है, न केवल भारत के लिए बल्कि जो G20 के जो देश हैं उन सभी के लिए ये किस तरीके से परिवर्तन ला सकती है, किस तरीके से हम आगे का समय जो है जो काफी ज्यादा कठिनाई भरा रहने वाला है, उन पूरे समय को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, बेहतर से बेहतर जीवन जो है उसके स्तर को बढ़ा सकते हैं। इन सबको लेकर जो है वो मसौदा यहाँ पर तैयार होना है और ये जब Y20 की जो अन्य बैठकें होंगी उनमें इन सभी को जब देखा जाएगा तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आज की ये वाली जो बैठक है अमरकंटक की हो जाती है। बिल्कुल दीपक, हम देख रहे हैं कि इस वक्त वैश्विक मंच पर भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर कई अहम प्रयास और कदम उठाने के इस वक्त प्रोसेस में है। आपदा प्रबंधन की बात करें तो आपदा में भी जिस तरह से इस वक्त पूरे विश्व में हमने देखा कई ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पर एकदम तुरंत एक तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत यहाँ पर लगी। किस तरह से इन तमाम दोनों स्थितियों को देखते हुए इस Y20 बैठक में एक आम सहमति बनाने पर और आगे का एक रोड मैप बनाने पर काम किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ना, जिस तरीके से अभी हाल ही में कुछ देशों की जिस तरीके से घटनाओं की बात की जाए, जो आपदा वहां पर है, जो डिजास्टर हुआ, उसमें किस तरीके से भारत ने बिल्कुल आगे बढ़कर, एक समय था जब भारत दूसरों की तरफ देखता था, लेकिन आज जो विभिन्न देश है वो भारत की तरफ देखते हैं मदद के लिए। और इसी तरीके से इन सब चीजों से किस तरीके से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है, उनको लेकर ये जो
पूरा रोड मैप है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और इस रोड मैप को जब सभी देश एक साथ देखेंगे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ और कल्चर के साथ इन सबको मिलाकर ये जो समन्वय है, इन समन्वय के साथ किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, तो ये जो बैठक है जिसमें इन सभी चीजों पर बात की जा रही है, जो मसौदा तैयार होगा वो काफी महत्वपूर्ण भी होगा। और साथ ही इन जो Y20 देश हैं, इन देशों के लिए अगर बात की जाए या पूरे वैश्विक स्तर के लिए अगर बात की जाए, तो भारत से ये जो चीजें निकलकर जाएंगी लोगों के बीच में, विभिन्न देशों के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं इस डिजास्टर मैनेजमेंट की हम बात करें, बिल्कुल, और डिजास्टर मैनेजमेंट अब अपने आप में ऐसा बहुत पर कहीं कहीं आगे बढ़ेंगे। जी दीपक, और डिजास्टर मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें किस तरह से फाइनेंसेस को ट्रैक पर लाकर जो तमाम राज्य हैं उनके लिए काम किया जाना बेहद जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि Y20 से कुछ अच्छी ही बातें निकलकर सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इन तमाम जानकारियों को हम सबके साथ साझा करने के लिए। और आइए बात करते हैं तेलंगाना राज्य की, जो अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए गोलकुंडा किले में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप आज से 2 दिवसीय उत्सव का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में आज ध्वजारोहण कार्यक्रम के साथ इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद आज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आज संचालित होने वाली गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिनमें मार्च पास्ट, फोटो एवं पेंटिंग प्रदर्शनी और शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन प्रमुख हैं। वहीं कल दिमसा, डप्पू, बोनालू और गोसादी सहित अन्य लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां भी होंगी। इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय पर आधारित एक नाट्य प्रस्तुति का मंचन किया जाएगा और फिर दिन का समापन बहुभाषी मुशायरे के साथ होगा। और खबरों में यहाँ पर आगे बढ़ें तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप गोवा में अपनी एक, और आइए गोवा के आपको खबर दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने कल मणिपुर के लोगों को आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की मजबूती से रक्षा कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने हाल की हिंसक घटना में मारे गए लोगों के लिए राहत पैकेज की भी घोषणा की थी। इसके साथ ही भीड़ के हमले में घायल हुए लोगों और प्रभावित परिवारों के लिए भी गृह मंत्रालय द्वारा बहुत जल्द एक राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। वहां के ताजा हालात पर और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं इम्फाल में मौजूद अपने संवाददाता उर्मिलेश भट्ट से। उर्मिलेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ स्थिति है मणिपुर में? आपने भी दर्शकों को बताया कि गुरुवार को यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम उन बातों को उन्होंने कहा था, क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ के जो हिंसा से प्रभावित लोग हैं उनके लिए उन्होंने कहा था। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो इस हिंसा में जो है सीबीआई जांच की उन्होंने बात की थी, 6 केस ऑलरेडी सीबीआई को दे चुके हैं। जो पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो है यहाँ पर एक कमेटी बनाने की बात हुई थी। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये थी, क्योंकि देखिए आज की डेट में लाइफ लाइन यहाँ पर जो है पेट्रोल और डीजल भी होता है। उन्होंने कहा था कि कई ऐसे पेट्रोल पंप होंगे जो 24 घंटे खोलेंगे। उसमें कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, मणिपुर जो वासी हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं इस पेट्रोल पंप के 24 घंटे खुले रहने से एक सुविधा हुई है। और इन तमाम जो अमित शाह ने कल जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी, उस बात को लेकर के जब हमने यहाँ से स्थानीय लोगों से बात की है, यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात की है, तो वो कहीं ना कहीं इस बात से संतुष्ट नजर आए और उन्हें अब जो है यहाँ पर मणिपुर में एक उम्मीद जगी है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम होगी, यहाँ पर जो है कायम होगा और यहाँ पर जो है फिर से यहाँ पर सामान्य जनजीवन जो है आगे बढ़ेगा। दया इस राहत शिविरों में जिस तरह से जो तमाम साजो सामान है, जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त अगर राहत शिविर की बात की जाए, किस तरह का माहौल वहां पर है, उनके पुनर्स्थापन को लेकर जल्द से जल्द किस तरह का रोड मैप तैयार करने की तैयारी है राज्य सरकार की? जी दया, बिल्कुल जी आंचल, बिल्कुल। अगर बात जो क्योंकि कल जो है गुरुवार को यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जो है उन्होंने कहा था कि दिल्ली पहुंचने के बाद गृह मंत्रालय एक जो है
वहां से प्रेस नोट में बताएगा कि जो प्रभावित लोग हैं, जो टूट गए हैं या जो अपने घरों से रिलीफ कैंप रह रहे हैं, या इस तरीके से जो है वहां से डिटेल जानकारी मिलेगी। लेकिन हाँ, जो रिलीफ कैंप है उन रिलीफ कैंप में पूरी रसद सामग्री की बात यहाँ पर की जाए, या मेडिकल सुविधा की बात की जाए, या यहाँ पर जो है फैसिलिटी देने की बात की जाए, इतना तक कि जो यहाँ पर रिलीफ कैंप में लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है रिलीफ कैंप में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे स्कूली बच्चे हैं, उन बच्चों को यहाँ पर 1 से 10वीं तक के बच्चे हैं या उससे आगे की क्लास के बच्चे हैं, तो लगातार उनको यहाँ पर पढ़ाई उनकी चल रही है कि उनके भविष्य का सवाल है बच्चों का। और यही बात कल जो है गुरुवार को जो है केंद्रीय गृह मंत्री ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि जल्द से जल्द यहाँ पर हालात सुधारे जाएंगे, जिससे कि जो छात्र जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जिनका जो बच्चे क्लासेस में जिनकी जो है बाधित हुई है, वो कहीं ना कहीं स्कूल शुरू होगा तो काम करेंगे। साथ उन्होंने एक बात और कही थी, जैसे कि हमने कल भी अपने दर्शकों को बताया था कि यहाँ पर जो है आवागमन के साधन के लिए जहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, उन दिक्कतों को देखते हुए यहाँ पर हेलीकॉप्टर सुविधा सेवा भी जो है शुरू करने की बात की थी। लिहाजा इस तरीके से आज का दिन काफी अहम होगा, जब यहाँ पर तमाम जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है, तो जो है क्या ये जो है आज से जो यहाँ पर लागू होना है, क्योंकि कहा था कि इमीडिएटली ये इफेक्ट से लागू होगा, जैसे पेट्रोल हालांकि उससे है, लेकिन उसी तरीके से अगर बात उर्मिलेश, इंटरनेट व्यवस्था का क्या हाल है वहां पर? क्या उसको अब दोबारा शुरू किया गया है? जी, अगर यहाँ पर इंटरनेट व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा और अफवाहों को देखते हुए यहाँ पर अभी जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो अभी कुछ समय के लिए रोकी गई है। हालांकि फोन जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोन पूरी तरह से काम कर रहे हैं, मोबाइल काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ जो लीज लाइन है जिसे ब्रॉडबैंड कहते हैं, ब्रॉडबैंड ऑलरेडी यहाँ पर जो है काम कर रहा है इंटरनेट। लेकिन जो मोबाइल है वो जो वाईफाई होता है या इस तरीके से जो मोबाइल का होता है इंटरनेट का, उसको जो है फिलहाल यहाँ पर रोका गया है। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हिंसा हुई है, जिस तरीके से 2 संप्रदायिक बीच यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, झड़पें हुई है, उसको देखते हुए कहीं जो अफवाह न फैले या किसी को कोई जो है भ्रामक जो है भ्रामकता न फैलाए, इसे देखते हुए यहाँ पर जो है ये इंटरनेट सेवा फिलहाल मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। और इस बात को अमित शाह जी ने कल भी जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। दया और बिल्कुल उर्मिलेश, हम यहाँ देख रहे हैं केंद्र की ओर से बेहद सख्त यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं, कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल यहाँ पे केंद्र की ओर से सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम वहां पहुंच रही है, शिक्षा विभाग की टीम वहां पहुंच रही है। यहाँ पर जो पीड़ित है, जो परिजन है, उनको सहायता राशि भी केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही है। लेकिन हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि हालात काफी सामान्य नजर आ रहे हैं। आपने लोगों से वहां पर बातचीत की, क्या कुछ उनका कहना है इस वक्त पूरी स्थिति को लेकर? जी बिल्कुल, जब हमने कल जो गुरुवार को जो केंद्रीय गृह मंत्री की प्रेस वार्ता हुई है, उसके बाद यहाँ पर कई लोगों से हमने बात की है, तो उन लोगों का विश्वास था कि अब हमें जो है उम्मीद जगी है कि अब यहाँ पर जल्दी से जल्दी शांति व्यवस्था कायम होगी। और साथ ही कई जो रिलीफ कैंप है, उन रिलीफ कैंपों का भी केंद्रीय गृह मंत्री ने दौरा किया था, कई लोगों से मिले थे, कई लोगों से उन्हें एक बच्चे के साथ उन्हें सेल्फी भी खिंचाई है। इस तरीके से जो है केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने 4 दिवसीय दौरे में कह सकते हैं कि यहाँ पर अधिक से अधिक जो है रिलीफ कैंप पे पहुंचे, तमाम जो बुद्धिजीवी है, खिलाड़ी है, सर्वदलीय राजनीतिक है, उनसे जो है बातचीत करके आज जो है यहाँ पर हालात कुछ जो है ठीक नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द यहाँ पर जो है जनजीवन सामान्य हो जाएगा। और बिल्कुल जिस तरह से गृह मंत्री ने बहुत सख्त लहजे में संदेश दिया था, जो तमाम अराजक तत्व हैं उनसे सख्ती से निपटा जाए, उस लिहाज से वापस पटरी पर लौटती हुई मणिपुर के लोगों की जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए बात करते हैं स्टार्टअप 20 की। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप गोवा में अपनी तीसरी बैठक आयोजित करने के लिए तैयार है। G20 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और भारतीय प्रतिनिधि आज गोवा पहुंचेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सहयोग को बढ़ावा देने, विचारों का आदान प्रदान करने और वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप्स और उद्यमिता के भविष्य को आकार देने के लिए स्टार्टअप 20 एक प्रमुख अवसर है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के अनुभवी सदस्यों को एक साथ लाता है और सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है।
बैठक का केंद्र अब बिंदु ड्राफ्ट पॉलिसी कम्युनिक पर आम सहमति बनाना होगा, जिसे स्टार्टअप 20 ने हाल ही में जनता से प्रतिक्रिया मांगने के लिए प्रकाशित किया है। बैठक में एक स्टार्टअप शोकेस, स्टार्टअप 20X श्रृंखला के भाग के रूप में रोमांचक वार्ता, सांस्कृतिक अनुभव और दस्तावेज में उल्लेखित विचारों के कार्यान्वयन और लाभों पर चर्चा होगी। बैठक में राज्य, केंद्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गणमान्य व्यक्तियों के उपस्थित होने की उम्मीद है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के राजौरी सेक्टर के दसल वन क्षेत्र में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जंगल के अंदर दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई है। दरअसल इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया और अभी विस्तृत खबर की प्रतीक्षा की जा रही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अब्दुल कलाम द्वीप से गुरुवार को सतह से सतह पर मार करने वाली और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण कल देर शाम किया गया। ठोस इंजन आधारित इस मिसाइल की मारक क्षमता 900 किलोमीटर तक है। उड़ीसा तट पर बंगाल की खाड़ी में अब्दुल कलाम द्वीप पर एक मोबाइल लॉन्चर के जरिए इस मिसाइल को दागा गया। डीआरडीओ सूत्रों के अनुसार परीक्षण सभी मापदंडों पर खरा उतरा। अग्नि प्रथम भारतीय सशस्त्र बलों के जखीरे में शामिल पहला और एकमात्र ठोस इंजन है आधारित मिसाइल है और देश में ही निर्मित 15 मीटर लंबी और 12 टन वजन का ये प्रक्षेपास्त्र 1000 किलोग्राम भार के परमाणु आयुध ले जाने में भी सक्षम है। उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा 15 जून 2023 तक बढ़ा दी। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 आवेदन की समय सीमा बढ़ाए जाने से इच्छुक जो उद्यमी हैं और सक्षमकर्ता हैं, वो अपने नवाचारी समाधान और ठोस सामाजिक प्रभाव को दिखाने का अतिरिक्त समय अब उन्हें मिल पाएगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 देश के सभी कोनों के जो नवाचार हैं उनके लिए उत्सव के समान है। विजन इंडिया @2047 के विजन के साथ ये जुड़ा हुआ है, जो प्रमुख विषयों में अमृतकाल की भावना से प्रेरित विकसित अर्थव्यवस्था में भारत के परिवर्तन मार्ग को रेखांकित करता है। डीपीआईआईटी हर श्रेणी में एक विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देगा। डीपीआईआईटी ने 2020 में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार देना प्रारंभ किया था। और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में 12 राज्यों के कई कलाकार शामिल हुए, जिन्होंने रामायण के विभिन्न प्रसंगों की प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में 2 विदेशी कलाकार भी शामिल हुए, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। संघ प्रमुख मोहन भागवत कल नागपुर में संघ शिक्षा के 3य वर्ष के समापन कार्यक्रम को संबोधित उन्होंने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरा भारत हमारी मातृभूमि है और इसी से सब जगह मेरी पहचान भी है। हमको लगता है कि पूरा भारत ये मेरी मातृभूमि है, उस मातृभूमि के भक्ति में हम समरस हो गए तो मेरी अलग पहचान चली जाएगी। किसको चाहिए अलग पहचान? है नहीं हमारी अलग पहचान। भारतवर्ष में ही हम सबकी विशिष्ट पहचानें सुरक्षित है। भारत के बाहर वहां की मूल पहचान से आप अगर अलग है तो आपका वहां सुख से रह पाना मुश्किल है। ये अनुभव है, वर्तमान भी है। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? और संघ लोक सेवा आयोग ने आगामी 2 जुलाई को होने वाली परिवर्तन अधिकारी, लेखाधिकारी और भविष्य निधि सहायक आयोग परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले इम्फाल केंद्र के उम्मीदवारों को अपना परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प दिया है।
ये केंद्र मिजोरम में आइजॉल, नागालैंड में कोहिमा, मेघालय में शिलोंग, असम में दिसपुर और जोरहाट, पश्चिम बंगाल में कोलकाता और दिल्ली हैं। इम्फाल केंद्र के उम्मीदवार RVRS के जरिए परीक्षा केंद्र बदलने की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इस संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की ओर से सभी उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देश भर के युवाओं के लिए स्वरोजगार का एक प्रमुख साधन बन रही है। इस योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार स्थापित करने वाले युवा न केवल आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी योजना के तहत काफी कम औपचारिकताओं के साथ करीब 10 लाख रुपए का ऋण हासिल कर स्वरोजगार शुरू किया जा सकता है। योजना का लाभ लेकर हिमाचल प्रदेश के ऊना निवासी जीवन सैनी ने भी स्वरोजगार शुरू किया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। कोरोना काल में जहां युवाओं को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, वहीं मुद्रा योजना ने उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने में सशक्त मदद उपलब्ध करवाई है। योजना के तहत 8,60,000 रुपए तक का ऋण हासिल कर हिमाचल प्रदेश के ऊना निवासी जीवन सैनी ने जिला मुख्यालय में हिमाचल धाम के नाम से रेस्तरां शुरू किया है। जीवन सैनी ने मूल रूप से सिविल इंजीनियर की डिग्री हासिल की है और वे स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर हिमाचली व्यंजन परोसने का निर्णय लिया। उन्होंने अन्य लोगों विशेषकर युवाओं से इस योजना से लाभ लेकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया है। मुद्रा लोन वगैरह लेके अपना कर सकते हैं अच्छे से काम, कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी भी नहीं है इसमें। बस ये है कि काम का बंदे को पता होना चाहिए कुछ। अब ये है कि काम भी अच्छा चल रहा है यहाँ पे और ये है कि और बंदों को भी रोजगार मिल रहा है साथ में। ऊना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड अधिकारी मोहित भाटिया ने बताया कि बेरोजगार युवाओं को अपना स्वरोजगार स्थापित करने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मददगार बनी है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक युवा बैंक से भी इस संबंध में जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बड़ी ही अच्छी योजना है जिसमें बेरोजगार लोग 10 लाख तक लोन ले सकते हैं। उसमें किसी भी तरह की कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सरकार ने ये योजना शुरू करके एक बड़ा अच्छा अवसर दिया है उन बेरोजगार लोगों के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। इसमें बड़ी ही कम फॉर्मेलिटी पे 10 लाख तक लोन दिया जा सकता है और अपनी मर्जी का कार्य शुरू किया जा सकता है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेरोजगार युवाओं के सपनों को साकार करने में कारगर साबित हुई है। ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन, जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम और आप कम ही जानते हैं। इनके जीवंत संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं उड़ीसा के मंगुनी चरण कुंवर के बारे में, जो पिछले कई वर्षों से छड़ी कठपुतली की लुप्त होती कला को संरक्षित कर रहे हैं। मंगुनी चरण कुंवर इस कला को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं का भी आयोजन करते हैं। ये जो कठपुतलियां आप देख रहे हैं, ये दिखा रही हैं कि हमारे देश में अलग अलग प्रदेशों में कितनी तरह तरह की कठपुतलियां हैं ना। पश्चिम बंगाल में इसे पुतुल नाच कहा जाता है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में बोमलट्टम, राजस्थान में काठ की गुड़िया। उसी तरह उड़ीसा में ये कहलाती हैं काठी कंढई नाच। एक पुरानी पुतुल परंपरा है ये, और इसे मंगुनी चरण कुंवर कई दशकों से आगे बढ़ा रहे हैं। वो नाटक भी तैयार करते हैं, नाटक के पात्र के तौर पर वो कितने ही 100 ऐसी कठपुतलियां तैयार कर चुके हैं। और ये छड़ी कठपुतली कला है जिसे वो आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं डोरी वाली कठपुतली। अलग कलाएं हैं, लेकिन इन कलाओं को हमें संरक्षित करना है। हमारी परंपराओं को प्रदर्शित करती है ना ये, और इसीलिए उनके इन प्रयासों के लिए मंगुनी चरण कुंवर ने प्राप्त किया है पद्मश्री का सम्मान। लकड़ी के टुकड़ों पर उकेरे गए 300 कठपुतली पात्र, 20 नाटक,
जिन्हें दर्शकों के सामने मंच पर जीवंत करने के 70 वर्षों के प्रयास कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। ओडिशा की इस पारंपरिक छड़ी कठपुतली कला को अपने जुनून समर्पण से सींचने वाले ओडिशा के क्योंझर जिले के 85 वर्षीय मगुनी चरण कुंवर ने लुप्त हो रही कला काठी कंढई नाच को नया जीवन दिया है। इस कला रूप को आमतौर पर क्योंझर जिले में मछली पकड़ने वाले समुदाय द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, लेकिन इस कला के प्रति उनका जुनून ही है कि जातिगत बाधा और परिवार के प्रतिरोध को दरकिनार कर वे इस कला में रम गए। उन्होंने पारंपरिक मूर्तिकार भगवान जैना से मिट्टी, पत्थर और लकड़ी में मूर्ति कला सीखी। उत्कल विश्वकर्मा कलाकुंज कंढई नाच की अपनी मंडली स्थापित की और ओडिशा से बाहर कंढई नाच की पहचान में योगदान दिया। 40-50 साल हो गया, इसी से हम चलते हैं, खाना वाना सब होता। अभी नहीं, अभी तो बंद हो गया पार्टी, अभी पार्टी बंद हो गया। कहाँ प्रोग्राम होने से जाते हैं, 10-5 प्रोग्राम होता साल 10-12। आओ ऐसा करते करते छुट्टा पुतली सब था लकड़ी का। ये जो कोरोना हुआ, हम सोचा जब इतना छोटा ट्रक से इतना बड़ा ट्रक होता, पुतली क्यों नहीं बड़ा होगा। इसलिए ये जो डीम आता ना सो कागज में, वही कागज को कूट के इसको बनाया। अब जो आप बोलिएगा अभी बोल देगा, हम रात को इसको कंपोज करके गाना वाना जोड़ के लिख के सब कर देंगे। ऐसा हमारा काम है। उसका बाद हम शिक्षा देते हैं, पिता माता को भगवान मानो, गुरु को भगवान मानो। 60 वर्ष में इसको लेकर घूमा। और 84 में एक ताम्रपत्र मिला हमको, उड़ीसा सरकार दिया जे आप अद्वितीय कलाकार। तपस्या सफल होइछि, आउ मनोस्कामना भी पूर्ण होइछि। मगुनी चरण कुंवर ने असम, मुंबई, दिल्ली, सिक्किम आदि राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर 500 से अधिक नाटकों के वर्णन किए। 300 से अधिक पात्रों के साथ 20 से ज्यादा महाभारत, रामायण की पौराणिक कथाओं तथा ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित प्रस्तुतियां तैयार की। इस कला को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 100 से अधिक शिविरों, कार्यशालाओं में भाग लिया। आज उनके कार्य का विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा दस्तावेजीकरण किया गया है। Magni Charan, he started his valuable contribution to promote his string puppet, and he is performing different stories to perform each and everywhere. So people appreciate his work and his techniques, how to use to manipulation of the puppet making and the technique of to play, the performance. He changed in his life, so he got lot of valuable and he took valuable efforts about his art form. I congratulate Magni Charan for getting the Padma Award. कठपुतली कला दृश्य कला के सबसे प्राचीन रूपों में से एक है। इसका सबसे पहला संदर्भ पहली या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लिखे गए तमिल क्लासिक सिलप्पाडिकारम में मिलता है। कठपुतली कला का पारंपरिक मनोरंजन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है और काठी कंढई नाच के रूप में जानी जाने वाली छड़ी कठपुतली कला केवल क्योंझर में पाई जाती है। छड़ी कठपुतली के संरक्षक मगुनी चरण कुंवर को पद्मश्री पुरस्कार के लिए अनंत शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि स्वीडन जल्दी ही नाटो में शामिल हो जाएगा। उन्होंने स्वीडन को सैन्य संगठन नाटो में शामिल करने के लिए तुर्की और हंगरी के विरोध को दूर करने का संकेत दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण के साथ गठबंधन को तोड़ने के प्रयास के बावजूद नाटो और अधिक मजबूत हुआ। उन्होंने कहा कि फिनलैंड के प्रवेश से और जल्द ही स्वीडन के आने से नाटो काफी मजबूत होगा।
रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बार फिर मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हुए। मई के महीने में रूस ने कीव पर 17 ड्रोन व मिसाइल हमले किए थे। रूसी सेना ने जमीन से लॉन्च की गई मिसाइलों से राजधानी पर हमला किया। मौजूदा हमले में अपार्टमेंट इमारतों, एक चिकित्सा क्लिनिक, पानी की पाइपलाइन और कारों को भी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका में कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स ने अफगानिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन के जवाब में तालिबान पर गंभीर नए प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया। विधेयक के अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडेन को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के लिए तालिबान पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। अमेरिका ने सूडान में हिंसा को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका का दावा है कि लड़ाई में शामिल पक्ष संघर्ष विराम समझौते का पालन करने में विफल रहे हैं। अमेरिकी गृह विभाग के मुताबिक अमेरिका सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच जारी संघर्ष में संलिप्त अधिकारियों के साथ ही कुछ अन्य लोगों पर वीजा प्रतिबंध लगा रहा है। तुर्की में देश के निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक तौर पर रजब तैयब एर्दोआन को 52.18% मतों के साथ राष्ट्रपति चुनाव में विजयी घोषित कर दिया। एर्दोआन शनिवार को संसद में शपथ लेंगे और फिर अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा करेंगे। पाकिस्तान की वार्षिक मुद्रास्फीति मई में सालाना आधार पर रिकॉर्ड 37.97% पर पहुंच गई है। पाकिस्तान वर्तमान में एक बड़े राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान उच्च विदेशी ऋण, कमजोर स्थानीय मुद्रा और घटते विदेशी मुद्रा भंडार से जूझ रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। हर दिन, हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। बात जीएसटी की। मई महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 1,57,090 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। इसमें सीजीएसटी मद में 28,411 करोड़ रुपए, एसजीएसटी मद में 35,828 करोड़ रुपए, आईजीएसटी मद में करीबन 81,363 करोड़ रुपए और उपकर मद में 11,489 करोड़ रुपए शामिल हैं। पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में इस बार जीएसटी संग्रह में 12% की वृद्धि दर्ज की गई। और आइए अब कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अन्य खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में पिछले 25 वर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले भारतीय शेयर बाजार का भी बचाव किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की इक्विटी वैल्यूएशन बहुत समृद्ध है और पिछले 10 वर्षों में भारत में 10 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि भारत इस दशक के अंत तक वैश्विक विकास का 5वां हिस्सा होगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है उसकी पुष्टि इस रिपोर्ट में हुई है। उन्होंने कहा कि गत 9 साल में देश के हर नागरिक की जरूरतों को पूरा करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। शेयर बाजार वीकली एक्सपायरी के दिन लाल निशान में हुआ बंद। सेंसेक्स 194 अंक गिरकर 62,429 पर, वहीं निफ्टी 48 अंकों के दबाव के साथ 18,488 पर बंद हुआ। टेस्ला इंकॉर्पोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने पेरिस ट्रेडिंग में आर्नोल्ट के LVMH के शेयरों में 2.6% की गिरावट के बाद लग्जरी टाइकून बर्नार्ड अर्नोल्ट को पीछे छोड़ा।
और आइए दिखते हैं खबरें खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शीर्ष स्थान के लिए संघर्ष तेज हो गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और जैन यूनिवर्सिटी को पीछे छोड़ते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है। आज वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, योगा और जूडो की स्पर्धाएं होंगी आयोजित। इसके अलावा फेंसिंग और फुटबॉल का भी आयोजन किया जाएगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पर बात करने के लिए हमारे साथ विकास सिंह लखनऊ से जुड़ गए हैं। विकास, लगातार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हम तमाम खिलाड़ियों को पदक के लिए जोर आजमाइश करते हुए देख रहे हैं। जब से इन गेम्स का आगमन हुआ है तब से हमने देखा कि खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं और ये तमाम जो खेल हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक उड़ने का आसमान मिल रहा है। आप जिस तरह से इसे कवर कर रहे हैं, आपने खिलाड़ियों के अनुभव सुने, किस तरह का वो खेलों के प्रति अब लगाव और ज्यादा महसूस करते हैं इस तरह का प्रोत्साहन मिलने पर? बिल्कुल, जो जिस तरीके का प्रोत्साहन मिल रहा है, जिस तरीके की सुविधाएं दी जा रही है, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है, यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जो स्टैंडर्ड है, जो मानक है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं। तो निश्चित रूप से वो खिलाड़ी जो यहाँ खेल रहे हैं उनको ये अनुभव प्रतीत हो रहा है कि वो किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खेल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर 4700 खिलाड़ी आए हुए हैं देश भर से। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा खेल के लिए एक कदम उठाया गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। इससे पहले तमाम लोग इस तीसरे संस्करण में जो आए हुए हैं उसमें से ढेर सारे नए पार्टिसिपेंट हैं और ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो इससे पहले भी खेल चुके हैं यूनिवर्सिटी गेम में, और यहाँ तो ढेर सारे सीनियर खिलाड़ी भी आए हुए हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों में प्रतिभाग करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन नए खिलाड़ियों को एक बड़ा अनुभव उनसे मिलकर हो रहा है, उनके गेम को देख के हो रहा है, और जब उनकी मुलाकातें हो रही हैं उससे वो जो सीख रहे हैं वो उन खिलाड़ियों को उनके आगे के भविष्य में बहुत बड़ा मार्ग दिखाने में साबित होंगी। और कहीं ना कहीं जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, हमने देखा ये आयोजन तीसरा संस्करण लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 4 जनपदों में हो रहा है। तो यहाँ पर सभी जनपदों में जो खिलाड़ी आए हैं, खासतौर से हमने लखनऊ में जिनसे बात की, बेहद यहाँ से वो जो जाएंगे तो सुनहरी यादें लेकर जाएंगे। यहाँ पर इस तरीके का उनको माहौल मिला, इस तरीके की सुविधाएं मिली और इस तरीके का प्लेग्राउंड मिला। और निश्चित रूप से हम ये भी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से खेलों को लेकर काम किया जा रहा है, हमने देखा प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में खेलो इंडिया के बाद पूरे देश में खेल को लेकर जो उत्साह देखा गया है, अब युवा इसको कैरियर के रूप में देख रहा है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर खेलों के विकास के लिए काम किया जा रहा है। यहाँ पर ब्लॉक लेवल पर भी मिनी स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं और हर गांव में एक खेल का मैदान निश्चित हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। खेल की बुनियादी जरूरतों पे काम किया जा रहा है और खेल की जब बुनियादी जरूरतें होंगी तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं एक आम आदमी का बच्चा, एक गरीब आदमी का बच्चा भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करे, और ये तैयारी वही है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचाने और उनको खेलने का मौका दे। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम एक बड़ा अवसर है अपनी प्रतिभा और कौशल को दिखाने का, जो लगातार खिलाड़ी दिखा रहे हैं, अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यहाँ पर तमाम जो खिलाड़ी हैं देश भर से जुटे हैं और अपना दमखम दिखा रहे हैं। जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई चल रहा है। लगातार आपसे अपडेट देते रहेंगे विकास। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो कौन अंक तालिका में सबसे ऊपर काबिज होगा और कौन जीतेगा, देखना वाली बात होगी। आज कुछ लास्ट गेम्स बाकी हैं। बिल्कुल, और इस पर रही हमारी खास नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। आप जानते हैं खबरें सिनेमा जगत से फटाफट अंदाज में।
लेखक निखिल सच्चान के हिंदी उपन्यास यूपी 65 पर एक वेब सीरीज बनने जा रही है। निखिल ने स्क्रीन के लिए कहानी लिखी है और ओटीटी के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित निर्देशक सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवान की आगामी थ्रिलर फिल्म मुंबई कर जल्द होने वाली है रिलीज। विकी कौशल और सारा अली खान जुटे नई फिल्म जरा हटके जरा बचके के प्रमोशन में। फिल्म है कॉमेडी से भरपूर। अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभु अपनी आगामी फिल्म खुशी में विजय देवरकोंडा के साथ आएंगी नजर और अपने सह कलाकार के साथ सोशल मीडिया पर उन्होंने साझा की तस्वीर। डायरेक्टर प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट की बेटी कृष्णा भट्ट अपकमिंग हॉरर फिल्म 1920 हाउस ऑफ द हॉरर्स ऑफ द हार्ट से डेब्यू करने वाली हैं। फिल्म का हाल ही में जारी किया गया टीजर और फिल्म काफी ज्यादा डराने वाली है। और अब बात करते हैं योग को लेकर। तो आजकल के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोग एंजाइटी से ग्रसित हो जाते हैं और आज के योग सूत्र में आचार्य प्रतिष्ठा आपको बता रही हैं कि आप कैसे योग के माध्यम से इस एंजाइटी से छुटकारा पा सकते हैं। जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। एंजाइटी बहुत सुंदर बात है कि जब हम अतीत में जीते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है और जब हम फ्यूचर में जीते हैं तो हमें एंजाइटी होती है। इसीलिए योग हमें सिखाता है आज में जीना, बिकॉज लाइफ रिजाइड्स इन दिस वेरी मोमेंट। हमें नियमित योग साधना करके अपनी एंजाइटी से बाहर आना है। एंजाइटी कई और समस्याओं की जननी है, यानी एंजाइटी से पेट भी खराब हो जाता है, एंजाइटी से अनिद्रा की स्थिति भी हो जाती है, एंजाइटी से कभी कभी कुछ लोगों को फेशियल एंजाइटी भी होती है, यानी फेस का कोई एक हिस्सा अलग ढंग से कार्य करने लगता है या स्टिफ हो जाता है। बहुत सारी समस्याएं एंजाइटी के साथ आती हैं। आपको एंजाइटी को गुड बाय कहना है, इतना भी कठिन नहीं है अगर आप नियमित रूप से करें योग साधना। आपको नियमित रूप से करना है आनंद मदिरा आसन का अभ्यास और पादादिरा आसन का अभ्यास। इनका अभ्यास इस ही सीक्वेंस में करना है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं। आनंद मदिरा यथा नाम तथा गुणा, जिसे आनंद की योग की मदिरा का आनंद मिल जाए, जिसे योग की मदिरा का आनंद मिल जाए, उसके लिए जितनी भी और भौतिक जगत की मदिराएं हैं वो सब किसी काम की नहीं रहती है, क्योंकि उससे अनूठा कोई आनंद है ही नहीं। तो आप भी करें आनंद मदिरा का अभ्यास और पादादिरासन का अभ्यास। कैसे करना है आइए जानते हैं। आनंद मदिरा आसन के लिए वज्रासन की स्थिति लें, घुटनों के बल आ जाएं, एक पंजे को दूसरे पंजे पर रखें, एड़ी खुली रहे और खुली एड़ी पर अपने हिप्स को टिका दें। दाएं हथेली से दाएं टखने को पकड़ना, बाएं से बाएं टखने को पकड़ना, अंगूठा अंदर उंगलियां बाहर और अपनी गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दें। इस स्थिति में आकर के भ्रू मध्य स्पेस बिटवीन द आईब्रोज पर पूरा ध्यान टिका दें। न किसी विचार को आमंत्रित करना, न किसी विचार को हटाना। जो भी विचार आ रहा है आने दें, जो जा रहा है जाने दें। पर्यवेक्षक बनकर, ऑब्जर्वर बनकर सिर्फ अपने विचारों को आते और जाते हुए देखना। यथा सामर्थ्य रुकना, फिर धीरे से आंखें खोल देना, गर्दन को आगे ले आना, हाथों को भी वापस ले आना, शरीर को ढीला छोड़ देना। इसी के कॉन्टिन्यूएशन में हम करते हैं पादादिरासन, यानी दाएं हथेली को बाएं बगल में और बाएं हथेली को दाएं बगल में टिका करके गर्दन को आगे की ओर झुका करके ढीला छोड़ दें और नासाग्र टिप ऑफ द नोज पर पूरा ध्यान टिका दें। टिप ऑफ द नोज पर पड़ने वाली कूलिंग सेंसेशन को भी अनुभव करें। यथा सामर्थ्य रुकें, गर्दन सीधा कर लें, हाथों को भी वापस ले आएं, शरीर को ढीला छोड़ दें, पैरों को सामने की ओर फैला दें, हाथों को पीछे टिका दें, गर्दन को ढीला छोड़कर आराम की स्थिति में आ जाएं। इसका अभ्यास आप 2 बार कर सकते हैं इस ही कॉन्टिन्यूएशन में। क्रियाओं का नियमित अभ्यास करें, लेकिन साथ में ये अवश्य ध्यान रखें कि योग मात्र कसरत नहीं है, योग एक जीवन शैली है। पानी खूब पिएं, आनंदित रहें, हमारा कार्यक्रम देखते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। और आइए जानते हैं क्या है आज का योग मंत्र।
समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। रीढ़, गर्दन एवं सिर को सीधी रेखा में स्थिर रखकर योगी को चारों दिशाओं में न देखते हुए अपनी आंखों को नासिका के मूल अर्थात भौहों के मध्य बिंदु पर केंद्रित कर स्थिर होकर बैठ जाना चाहिए। तो योग मंत्र के बाद नया सवेरा के आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आइए आपको दिखाते हैं कुछ खास। तो आपको और छोड़ चलते हैं हम डीडी न्यूज़ के संस्कृत कार्यक्रम वार्तावली की एल्बम के एक मधुर गीत के साथ। आज हम आपको सुनवा रहे हैं बॉलीवुड फिल्म महबूब की मेहंदी का जो गीत, ये जो चिलमन है इसका संस्कृत संस्करण, इनका आनंद लीजिए। हमें दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक के लिए नमस्कार। प्रतिशीरा अरिरस्ति मदीयः ओ येयं प्रतिशीरा अरिरस्ति मदीयः कियति मन्दास्या मन्दास्या वधुरस्ति मदीया येयं प्रतिशीरा। कश्चिदत्र द्वितीयः किमर्थं भवेत् कश्चिदत्र द्वितीयः किमर्थं भवेत् प्रीतिलावण्ययोः मिथः को भवेत् मिथः को भवेत् कथमत्रैष भवेत् आमयां को भवेत् अयं मञ्चलः क्लेशोऽस्ति मदीयः कथं छादयते मुखमेष त्वदीयं हयेयं प्रतिशीरा। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ, और वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।